मुझे काशी बनारस मेरा बहुत प्यारा है। मुझे अगर मैंने मतलब शादी के पहले भी यही मम्मी से कहा था कि मेरी शादी करिएगा तो बनारस में ही करिएगा, मुझे बनारस के बाहर नहीं जाना, मुझे मेरा काशी बहुत प्यारा है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शोर खत्म हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ 274 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तमाम दावे किए, लेकिन उनका आंकड़ा 124 ही रहा, 125 भी नहीं पहुंच सका। हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से सरकार और शपथ ग्रहण की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। 1-2 दिन में वो जारी कर सकते हैं और शपथ ग्रहण और नए मुख्यमंत्री अपना शपथ ले सकते हैं। लेकिन आज हम विधानसभा चुनाव के शोर खत्म होने के बाद आज हम इन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे नारी के ऊपर, नारी की तरक्की और नारी के जो उनकी आज हमारे देश में नारी तरक्की करती जा रही है। आज़ादी के 75 बरस बीतने को जा रहे हैं और नारी कहां से कहां पहुंच गई। तो हम बात करेंगे ऐसी एक सफल महिला वाराणसी की निहारिका राय जी, और निहारिका राय जी के बारे में हम बताएंगे कि वो नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, पूर्वांचल की सुपर मॉम की विनर भी रह चुकी हैं, मिस बनारस का भी खिताब उन्होंने जीता है और मिसेस बनारस का भी खिताब उन्होंने जीता है। तमाम तरह की हॉकी की, वाराणसी हॉकी की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं मैम। तो काफ़ी सफल महिला हैं और उसके अलावा अपने परिवार को भी संचालन करती हैं। आज हम इनके पूरे लाइफस्टाइल और इनके पूरे जीवन के बारे में बातचीत करेंगे। मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि आज आप एक सफल महिला की श्रेणी में शुमार हैं, तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मेरे पापा आर्मी में हैं, पहले थे, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। तो मेरा बचपन अलग अलग शहरों में बीता है, अलग अलग स्टेट्स में। बट आफ्टर कुछ साल के बाद जब पापा ने रिटायरमेंट ले लिया तो मैं यहीं बड़ी खजरी, जहाँ पे मोदी जी ने अपनी रैली कराई थी राजा तालाब के पास, तो मेरी वहीं पर परवरिश हुई है। मैं बड़ी खजरी से ही बिलोंग करती हूँ और डालिम रोहनिया से स्कूलिंग करने के बाद फिर उसके बाद मेरा बनारस का ही, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप बनारस का ही है। तो आपके पापा आर्मी में थे, तो कैसी, क्या वो अनुशासन में या सख्त अनुशासन में बचपन बीता? अब बिल्कुल नहीं, अनुशासन पापा के साइड से तो बहुत नहीं था, बट मेरी मम्मा ने काफ़ी अनुशासन रखा, क्योंकि पापा मेरे मस्त मौला, मस्त ज़िंदगी जीने वाले, जैसा फौजी लोग होते हैं, आप देखते होंगे कि वो लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं। तो अनुशासित ज़िंदगी तो मैंने जी है, लेकिन सख्त अनुशासित नहीं जी है। तो सनबीम के बाद फिर आगे की पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई? मेरा जगतपुर पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ, बीकॉम कंप्लीट किया और बीकॉम करने के दौरान ही मेरी शादी हुई, मींस 2009 में, 21 साल की जब मेरी उम्र थी। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी यहाँ पे, मतलब एज अ मॉडल, मैं पहले, मेरा कोई भी मॉडल वाला जर्नी नहीं था, ना मैंने सोचा था कि मैं मॉडलिंग करूँगी या बनूंगी। शादी हुई तो फिर क्या उस समय आपके दिमाग में था कि हमें मॉडलिंग के फील्ड में जाना है, फैशन की फील्ड में जाना है, या फिर कैसे ये दिमाग में आई बात? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, ना मुझे जाना था। बस शादी के 4 साल बाद, इनफैक्ट 4 साल बाद एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, सुपर मॉम ऑफ पूर्वांचल, नीलू मिश्रा जी ने ऑर्गेनाइज़ कराया था वाराणसी एथलेटिक क्लब के थ्रू। तो मेरी सासू माँ ने, दैनिक जागरण में उस समय निकला था, तो मेरी सासू माँ ने कहा कि निहारिका बुलबुल, मतलब मेरे घर का नाम है, कि तुम्हें जाना चाहिए, बिकॉज यू लुक क्वाइट, मतलब हेल्दी नहीं हो, कंफर्टेबल हो, माइक भी अच्छे से अरेंज कर लेती हो, बातचीत कर लेती हो, और उसके साथ साथ तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस ऐसा है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये ससुराल की तरफ से मुझे मोटिवेट किया गया। बहुत कम ऐसा होता है कि महिलाओं को ससुराल की तरफ से सपोर्ट मिलता है। मेरी सासू माँ ने पेपर में देख करके, लास्ट ऑडिशन डेट था उस दिन, उन्होंने कहा, तो फिर मैं ऑडिशन देने उन्हीं के साथ गई थी जी। तो मन में ऐसा कुछ था कि डर, भय, पहली बार होने की वजह से कोई ऐसी भयभीत था मन में कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, रिजल्ट क्या रहेगा? भयभीत की बात अगर मैं कहूँ तो अगर डालिम रोहनिया से बच्चा पढ़ा है और मैं अपने स्कूल की कल्चरल हेड रह चुकी हूँ, तो स्टेज और ये सब चीज़ से लेके बिल्कुल डर नहीं लगता मुझे। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और इनफैक्ट मेरा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शुरू से बचपन से पार्टिसिपेशन रहा है। आर्मी स्कूल में भी मैं बचपन में पढ़ी हूँ पापा के साथ, मतलब जब पापा जॉब पे थे। तो मेरा डर, स्टेज फियर मुझे कभी नहीं रहा। मैं माइक से हमेशा काफ़ी अटैचमेंट रहा है, काफ़ी एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल माइक पे बहुत अच्छा रहा है, तो डर कहीं भी नहीं था। अच्छा, तो पहला खिताब आपका मिस बनारस का था? नहीं, मेरा सुपर मॉम पूर्वांचल। मैं पहले मॉम का खिताब जीता, उसके बाद मैंने मिसेस बनारस का खिताब जीता। अच्छा, मिसेस बनारस बाद में बनी? बाद में 2015।
और हॉकी का भी मैंने देखा आपके उसमें प्रोफाइल में था, तो हॉकी से कैसे लगा हुआ? हॉकी के लिए मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। तो दैनिक जागरण से जब मैं सुपर मॉम बनी तो उसके बाद होता है कि आप किसी एक फील्ड को लेकर के अगर आप जाना चाहें, किसी को प्रमोशन करना चाहें, तो बीइंग अ वुमेन बहुत कम लोग हैं हॉकी वाराणसी में यहाँ पे, तो मुझे भी उसके लिए अप्रोच किया गया। तो नीलू जी के साथ रावत भैया हैं, उनके साथ मिल करके मैं वाइस प्रेसिडेंट अभी हूँ वाराणसी की, हॉकी वाराणसी की। जो मौजूदा समय में है, तो हॉकी खेलना भी पसंद है या फिर? मुझे स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव रहा है। हॉकी तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन मैंने स्पोर्ट्स में रह के हॉकी को काफ़ी देखा है। मैं स्टेडियम पे भी, लालपुर स्टेडियम जो है वहाँ पे भी मैं गई हूँ। अभी आपका जो अवार्ड्स फंक्शंस होते हैं मैंने उसकी एंकरिंग तक की है, बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो मुझे काफ़ी पसंद है कि स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। तो हॉकी खेल को पसंद करती हैं आप? सर देखिए, ज़्यादातर तो सब क्रिकेट को पसंद करते हैं, बट अब जो हॉकी का चलन चला, क्योंकि आप जान ही रहे हैं हॉकी हमारा नेशनल गेम है, तो बीइंग अ नेशनल गेम अब उसको लोग काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, आपका कौन सा फेवरेट गेम है? क्रिकेट। क्रिकेट में बहुत पसंद है, बचपन से पापा के साथ। लड़की होके क्रिकेट से मतलब कैसे लगाव हो गया? कि मैं बचपन से बहुत लड़कियों टाइप नहीं थी। अब अगर आप देख रहे हो साड़ी में, तो मेरे अंदर वो लड़कियों वाली फीलिंग नहीं आती थी। मैं लड़कों के साथ फ्री टाइम में, लंच टाइम में पिट्ठू खेलना, गेंदड़ी खेलना, मीन्स मेरा ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट बॉयज़ के साथ ही रहता था। तो क्रिकेट खेलना भी पापा के साथ तो वो हो गया, बैडमिंटन, क्रिकेट, आर्मी स्कूल में रहते रहते। तो मुझे क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलती हूँ। हम लोगों ने काफ़ी, नीलू मैम ने और हम लोग ने मिल करके काफ़ी क्रिकेट से अवेयरनेस भी फैलाई है, वोटर्स अवेयरनेस किया है, उसके अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं कि ताकि वुमेंस भी अवेयर हों उसके लिए, थ्रू क्रिकेट ओनली। अच्छा, तो फिर ये जब आप मॉडलिंग में आई तो फिर क्या आगे का नहीं जाना था या फिर क्या हुआ आगे के लिए? आप सोचा नहीं आपने? सर मॉडलिंग में जैसे मेरी पहली बेटी हुई, मैंने सुपर मॉम किया, फिर मिसेस बनारस किया। उसके बाद मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जब आई तो मैंने उसके बाद सोचना बंद कर दिया कि बहुत ज़्यादा अब इसका स्कोप नहीं है। बट मुझे पता भी नहीं था, अब दिस टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरा फॉर्म भर दिया मिसेस इंडिया का, और मेरी सेकंड डिलीवरी हुई थी और 6 मंथ्स भी नहीं हुए थे, और मुझे ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारा ऑडिशन है बनारस में। तो मैंने जिम ज्वाइन किया फटाफट, मतलब फ्रॉम 78 to 56 kg मैंने विद इन अ मंथ, 2 मंथ में मैंने कंप्लीट किया उसको, फिटनेस को लेकर के। क्या हुआ, मिसेज इंडिया के उसमें गई कंपटीशन में? मिसेस इंडिया में मैं गई, मैं बेस्ट ड्रेस जब अवार्ड भी वहाँ पे आया, टॉप 5 फाइनलिस्ट में भी थी, और काफ़ी अच्छा वहाँ पे मीन्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला मुझे वहाँ पे। एक होता है ग्लैमर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कहीं भी आप बाहर जाइए तो ये आपको सीखने को तो ज़रूर मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे पेजेंट्स आए थे वहाँ पे। रीता मैम है वो, उन्होंने मनुष्य चिल्लर को भी ग्रूम अप किया है, तो वो भी आई थी वहाँ पे। रितु मैम तो वो भी आई थी, उन्होंने भी हमें किया। रीता गंगवानी, हाँ जी सॉरी, रीता गंगवानी मैम है, तो उन्होंने भी हमें ग्रूम अप किया। काफ़ी अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग आए थे हमें ग्रूम अप करने के लिए। तो फिर आगे अभी तो फिलहाल अपना घर गृहस्थी में ही आप हो गई, या फिर कोई बिजनेस भी, सुना है आप कोई बिजनेस भी संचालित करती? जी मैंने अभी स्टार्ट किया है अपनी मॉडलिंग एजेंसी में, स्टार्ट करने को शुरू करना जा रही हूँ यहाँ पे। मैंने एज अ BNI बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनली, वो हर स्टेट में मींस इंडिया में भी चल रहा है, इंटरनेशनली भी है, काफ़ी पुरानी कंपनी, मैंने उसको ज्वाइन किया है। तो उसके साथ में मिलके प्रमोशंस, वीडियो प्रमोशंस हो गए, आपके ऑडियो प्रमोशंस हो गए, अगर किसी ब्रांड को प्रमोट करना है, बीइंग अ फोटो शूट, बीइंग अ प्रोडक्ट शूट और एनीथिंग, तो मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ अभी। मतलब आप लोगों के कोई वीडियो है तो उसको प्रमोट करेंगी, ऑडियो प्रमोट करेंगी? किसी का कोई ब्रांड है, वो अपने ब्रांड को इंडोर्स करना चाहता है कि निहारिका जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ब्रांड का प्रमोशंस करें, एक वीडियो बनाएं उसके लिए। तो मैंने अभी हाल ही में, मुझे 2-4 ऑफर्स आ चुके हैं। मिश्राम्बू है आपका, जो बहुत अच्छा, होली में अभी मुझे उसके लिए एक वीडियो बनाना है, और भी है मसाले के हैं, अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, बट और भी काफ़ी ब्रांड। वो ठीक है, तो क्या उसका ऐड आप खुद ही करेंगी? जी, मैं वीडियो शूट उसके लिए खुद ही बनाती हूँ। जी, तो मतलब आप खुद ही उसको बोलेंगे उसको, उसके लिए आप काम करेंगे? हाँ जी, मैं भी हूँ। अगर उन्हें चाहिए कि और भी लोग चाहिए, टीम वर्क में चाहिए, जैसे होता है कि वीडियो सिर्फ एक लोग के हेल्प से नहीं, अगर एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं तो एक लोग की हेल्प नहीं चाहिए, तो मेरे पास पूरी टीम भी है मॉडल्स की। और मैम आपके फैमिली में सैलून का भी है बिजनेस, तो उसका क्या है, आप ही देखती हैं? नहीं, सैलून तो मेरी मॉम देखती हैं, लेकिन मुझे मैं भी एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने पंदारी राजा जोकर, हरीश जोकर, मतलब हरीश भाटिया जी, बहुत लोगों से मैंने भी कोर्स किया है। बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट, हेयर कलरिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट भी रह चुकी है। तो उससे भी मेरे, जैसे अगर मैं इस मॉडलिंग फील्ड में गई तो इसका कहीं ना कहीं असर मुझके उससे भी आया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अगले ने मुझे रेडी किया है तो मेरी ड्रॉबैक कहाँ है। जैसे आपने किसी को, आप मान लीजिए कोई एक फील्ड में गए हैं, स्टेज पे कोई खड़ा है, उसे नहीं पता कि मैं अच्छी लग रही हूँ, या जो मेकअप आर्टिस्ट ने जो किया वो एज इट इज़ चला गया। बट मुझे उसका आइडिया था कि मेरे ऊपर ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उससे मुझे आइडिया काफ़ी मिला था। तो मैं अपने आप को उससे काफ़ी अच्छे से लोगों को रिप्रेजेंट कर पाई अपने टैलेंट के थ्रू।
अच्छा, ये मैम, ये आप मॉडलिंग फील्ड में हैं, लंबे समय से हैं। हम अक्सर देखा जाता है कि वाराणसी या फिर गोरखपुर की जो लड़कियां होती हैं वो पर्सनालिटी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन बॉलीवुड में या टॉलीवुड में या फिर भोजपुरी को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर उन एक्ट्रेस नहीं होती हैं, यहाँ की होती हैं लेकिन कम होती हैं, जितनी कि दिल्ली की सबसे ज़्यादा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उधर चलते जाओ साउथ की। क्या वजह है, इधर टैलेंट होने के बावजूद भी क्यों नहीं पहुँच पाती? सर कहीं ना कहीं तो मैं कहूँ कि परवरिश थोड़ा मायने रखती है। हमारा जो यहाँ पे एक सोच जो मैटर करता है, आप मेट्रो सिटीज़ में जाइए, वहाँ पे लोगों की सोच अलग है। वो लोगों को मीन्स वहाँ की लड़कियाँ जो होती हैं वो बोल्ड इनफ होती हैं डिसीजन लेने में। डिसीजन पावर यहाँ अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन टू दिल्ली एंड मुंबई, अगर आप में या किसी भी महिला में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है तो वो उसके सपने लाख हो, वो अपनी उड़ान नहीं भर सकता। मतलब आपके कहने का मतलब अगर वो वहाँ जाएं कॉन्फिडेंस से तो सक्सेस मिलेगी। सीजन की क्षमता और इसमें मेहनत, क्योंकि होता है कि आपकी वोकैबुलरी, ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पे लोगों की वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं होती है, शब्द का उच्चारण जो रहता है अगर आप देखेंगे तो यूपी और इस साइड के लोग, काफ़ी लोग लैक करते हैं उसमें इन कंपैरिजन टू मुंबई एंड दिल्ली। अगर आप देखेंगे तो उनकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है। मैंने यहाँ पे कई ऐसे विनर्स को देखा है जो बोलते दिखने पर्सनालिटी में अच्छे हैं, बट जब वो बोलते हैं तो लगता है कि नहीं, इसमें ज़रूरत है। तो उसकी ज़रूरत अगर उसको ओवरकम कर लेते हैं, अपने अंदर वो एक चेंज लाते हैं, पर्सनालिटी डेवलप करके जाते हैं, तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा वहाँ पे। मतलब आपके कहने का मतलब जो उच्चारण है वो सही नहीं है यहाँ के। मुझे बहुत कम सोनाक्षी सिन्हा भी तो इधर ही की है। तो जो जिसने अपने आप को ग्रूम अप किया, मैं वही कह रही हूँ, अगर आप अपने आप को ग्रूम अप करके आप अपना 100% देते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक द स्टेज इन फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो। तो मैम क्या वजह रही आपने, अगर मुझे तो लगता है अगर आप ट्राई की होती तो जरूर सक्सेस होती, फिर क्यों बैक हो गई? क्या सर मैं बैक नहीं हुई, मुझे क्या है ना, मुझे अपना परिवार के साथ साथ रह के आगे बढ़ना अच्छा लगता है। मुझे वहाँ जा करके, अब एक होती मेरी ज़िंदगी यहाँ सेटल्ड है, मैं बहुत आराम पसंद। आपका मानना है कि अगर बॉलीवुड में सक्सेस होना है तो परिवार कहीं ना कहीं छूटता है? नहीं छूटता नहीं है, तो मुझे पूरी फैमिली लेके चलना पड़ेगा, या तो वो फैमिली यहाँ रहे या तो मेरी फैमिली वहाँ जाए। और मुझे काशी बनारस मेरा बहुत प्यारा है। मुझे अगर मैंने मतलब शादी के पहले भी यही मम्मी से कहा था कि मेरी शादी करिएगा तो बनारस में ही करिएगा, मुझे बनारस के बाहर नहीं जाना, मुझे मेरा काशी बहुत प्यारा है। आपकी शादी कहाँ हुई है? बनारस में ही हुई है। नहीं, मूल आपकी ससुराल कहाँ? मऊ, सहरोज के हम लोग हैं वहाँ पे, मऊ साइड में हुई है। काशी में आप रहते हैं? मुझे यहाँ बहुत रहना पसंद है। और क्या आपको क्या पसंद करती हैं, जैसे अगर खाने पीने की बात की जाए तो उसमें क्या पसंद है आपको? मुझे कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और घी लगी रोटी मुझे हर खाने में चाहिए। लोग कहते हैं कि फ़िटनेस के लिए आप क्या करते हो, आप ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। मैं सब खाती हूँ, दबा के खाती हूँ, जम के खाती हूँ, लेकिन उसके साथ ये है कि योगा, एक्सरसाइज एंड वगैरह सब पे ध्यान देती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा वेट लॉस गेन हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो 12 घंटे स्किप कर दिया। 12 घंटे तक मैंने कुछ भी नहीं लिया, लिक्विड पे रही, उसके बाद फिर 12 घंटे जो मन वो खाओ। फिटनेस के लिए मैं यही करती हूँ। आज के समय में इतनी तरक्की हो रही है देश में, अपने उत्तर प्रदेश में भी तरक्की हो रही है, क्या मानती हैं महिलाओं के लिए अभी उतनी तरक्की इधर नहीं हो पा रही है जो मेट्रो सिटीज़ के तुलना में? तो क्या उसकी वजह क्या है, महिलाएं क्यों पीछे रह जाएंगी, इधर की क्यों पीछे रह जा रही हैं? सर अगर मैं कहूँ आपको, महिलाएं पीछे कई बार तो अपनी रीज़न से रह जाती हैं, क्योंकि किसी भी महिला को बढ़ते हुए एक महिला ही नहीं देख पाती है। मैंने काफ़ी फेस किया है इस चीज़ को कि अगर कोई महिला बढ़ रही है आगे तो एक महिला ही महिला की दुश्मन हो जाती है, बाद में परिवार उसका अलग मायने रखता है। और कहीं ना कहीं ये रीज़न होता है कि महिलाएं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं, वो खुद ही नहीं सोच पाती हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ, तो ये रीज़न भी हो जाता है। नहीं, महिलाएं इधर की पढ़ती हैं, टैलेंटेड भी होती हैं, प्रॉपर पढ़ती हैं, अच्छी डिग्री लेती हैं, लेकिन एक समय आता है जब वो वहीं जैसे उसी ढर्रे पे चलने लगती हैं। तो इसकी क्या वजह है? जैसे बाहर की महिलाओं को देखें तो वो कुछ करती हैं, वहाँ का एक चलन है, वो ट्रेंड इधर नहीं आ पा रहा है। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने BNI ज्वाइन किए हैं, वहाँ पे हम लोग के हर एक चैप्टर में मीन्स फिर भी 30% इन्वॉल्वमेंट तो है महिलाओं का, और काफ़ी बिजनेस वुमेंस मैंने वहाँ पे देखे हैं। तो अब जो है पहले की अपेक्षा अगर मैं देखूँ तो आप बुटीक्स ओनर्स देख लीजिए, आप महिलाओं का बिजनेस करने का अब तो नज़रिया बदल गया है, वो घर से ही स्टार्टअप कर दे रही हैं। बेकरी खोल रखा है उन्होंने, स्टिचिंग खोल रखी है, मतलब तमाम रोजगार उन्होंने घर से लागू करके रखा हुआ है। तो महिलाएं कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब ये है कि वो परिवार के सपोर्ट के साथ बढ़ रही हैं, उन्हें अब विद्रोह करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जहाँ तक मेरा मानना है। मैंने कई ऐसे परिवारों को देखा है। तो जैसे सरकार की क्या आप मानती हैं कि सरकार को क्या कार्य करने चाहिए, या फिर इंडस्ट्री लानी चाहिए इधर पूरब के बेल्ट में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, या फिर क्या मानती हैं और क्या कार्य होने चाहिए जिससे महिलाएं और तरक्की करें?
तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो सरकार ने बहुत दे रखी है। हम महिलाओं को अवेयर होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है कि आप किस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कब उठा सकते हैं। अब हर घर में अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा नॉक करके तो आएगी नहीं ना, आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने विचार रखा है, आपने कुछ सोच रखा है, तो उसके लिए आपको रास्ता खोजना पड़ेगा। तो ये खुद महिला पे डिपेंड करता है कि उसके सपने क्या हैं, उसे जाना कहाँ है। अगर उसका टारगेट डिफाइंड है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा रास्ते तलाशने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद ही रास्ता मिल जाता है। आज महिलाएं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में आ रही हैं, सफल भी हो रही हैं, तो क्या ये जो ट्रेंड चला है, तो क्या ये इसको मानती हैं कि तरक्की के रूप में इसको लिया जाएगा अपने इंडिया में? घर तभी तक अच्छे से संवरता है जब तक महिलाएं उस घर में होती हैं। सिर्फ मर्दों को आप एक घर में रख के देख लीजिए, ज़िंदगी उनकी वेल सेटल्ड नहीं मिलेगी आपको। तो महिलाएं अगर इस क्षेत्र में आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना जो उनका तजुर्बा है वो ज़रूर उस चीज़ को लेके आ रही हैं, और वो उस जो बंधन है ना, जो एक पारिवारिक जोड़ होता है, तो वो उसको लेके वहाँ पे भी चलेंगे। और काफ़ी कुछ देखने को भी मिला है। स्मृति ईरानी जी आई थी, उनसे अभी मुलाकात हुई थी हम लोगों की। इतने अच्छी उन्होंने हम लोगों को मीन्स गाइडेंस दिया कि आप महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, करना चाहिए। और मीन्स परवरिश को लेके भी, अगर बीइंग अ महिला, बीइंग अ वुमेन, आप एक बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकती हैं तो आप एक समाज भी अच्छे से चला सकती हैं। क्या मानती हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की, जब 2014 में वो आए तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार्य किए, तो उसका असर भी देखते हैं पिछले 7-8 वर्षों में जो महिलाओं की तरक्की हुई है? बिल्कुल दिखता है। आप अभी आज से कुछ साल पहले अगर आप देखेंगे तो पार्टीज़ या कोई भी फंक्शंस में जाना आना या तमाम तरीके की बिजनेस करना सिर्फ हाई क्लास प्रोफाइल की महिलाएं ही करती थी। अब आप देखेंगे कि हर एक घर से एक महिला सक्षम है। नहीं कुछ तो मैं अगर आपको बताऊं तो लोग बीज का काम, जैसे बीज आप देखते हैं कि हरियाणा ये सब जगह काफ़ी सप्लाई होता है हमारे यहाँ से, तो मैंने कई महिलाओं को ऐसे देखा है कि वो घर से नहीं तो फ़ोन से डील कर रही हैं, वो बीज अपने सप्लाई कर रही हैं, बैंक अकाउंट में पैसे मंगा रही हैं। तो महिला सक्षम हो रही है हर क्षेत्र में। अच्छा, अब महिलाओं को जैसे सरकार ने तमाम अपॉर्चुनिटी नई दी हैं जो पहले महिलाओं के लिए नहीं होती थी, जैसे आर्मी में जाना हुआ या फिर सीडीएस के एग्ज़ाम में, और नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो उसमें क्या मानती हैं ये बदलाव जो हो रहे हैं इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले 6-7 वर्षों में, अगले 6-7 सालों में कैसा होगा हमारा देश? सर आप देखेंगे पहले महिलाएं पायलट बहुत कम होती थी, तो उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे डिमोटिवेट किया जाता था, मीन्स होता है ना, थोड़ा डिमोरलाइज करते थे। अब जब खुद सक्षमता वो दिखा रही हैं और सरकार ने इतना सपोर्ट किया, आप किसी भी चीज़ पे अगर आप सपोर्ट देते हैं, एक मोहर लग जाती है कि सरकार उनके साथ है। जैसे हम घर से ही निकल रहे हैं, परिवार हमारे साथ है, तो जो हमारा बूस्टअप कॉन्फिडेंस लेवल होता है तो वो हाई रहता है। तो एक मेंटल स्टेट अगर आपका स्टेबल है, हाई है, तो ज़रूर आपका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो अच्छा रहेगा। तो ये महिलाओं की प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति के लिए भी बहुत अच्छा है। आप एक सफल महिला हैं, आपने अपना स्टार्टअप भी आप शुरू करने जा रही हैं, तो आप महिलाओं के लिए आपके दिमाग में क्या है, आप क्या करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलेगा कभी? तो मैं आपको बताऊं तो मैं महिलाओं को एक उनकी सोच से बाहर लाना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखी हूँ जो हाउसवाइफ होती हैं या एक जो बंद घर में रह जाती हैं, वो काफ़ी नेगेटिविटी से घिरी रहती है, उनकी सोच बहुत मनहूसियत भरी रहती है। तो मेरा जैसे ये मानना होता है कि वो अपनी नेगेटिव लाइफ, मनहूसियत से निकल करके इस लाइफ को एंजॉय करें, इसको देखें, पॉजिटिव वे में देखें। तो मेरा जहाँ तक ये प्रयास रहेगा कि मैं जगह जगह जाऊँ और एक लीडर, मीन्स अगर आप एक जगह डिसाइड कर ले, वहाँ पे एक लीडर ऐसे निकालूं कि जो वो हर टीम को वो लेकर के अपने साथ चले और किसी महिला को घर न बैठने दे, उनकी क्षमता के अनुसार उनको पॉजिटिविटी उनके अंदर लाए कि मैं हर जगह तो नहीं जा सकती, एक निहारिका हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन एक ग्रुप को एक निहारिका ज़रूर अगर मैं डिसाइड कर दूँ कि ये टीम लीडर है, ये निहारिका है मेरी तरफ से, और उसको लेके चले, तो मैं उन महिलाओं को उस सोच से बाहर ज़रूर निकाल सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए निहारिका जी, जैसे कि पहले हमारे देश में ये परंपरा थी कि महिलाएं घर का काम देखती थी, कई पढ़ी लिखी महिलाएं भी अपनी गृहस्थी को संभालती थी। अब क्या है कि एक जो नई पीढ़ी की महिलाएं निकल रही हैं, उनका ये मानना है कि जब तक हम किसी जॉब में नहीं है, मल्टीनेशनल जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब, तब तक हम अपने को सफल नहीं मान रही हैं वो महिलाएं। क्या आपके हिसाब से अगर कोई पढ़ी लिखी महिला अपना घर भी संभाल रही है, काम देख रही है सुबह से शाम तक, तो क्या उसको असफल मानना चाहिए उस महिला को, अपने आप को? सर सबकी अपनी जगह डिफाइंड है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके बिना आपके ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट हैं, तो आप बहुत सारे सफल लोगों के पीछे के पिलर हैं जो आप अपने आप को अगर आप नज़रअंदाज कर रही हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
नहीं, पहले की जो महिलाएं थी, जैसे कि हम लोग जब बचपन में थे तो उस समय जो हम लोग की माँ या और उस लेवल की जो महिलाएं थी, तो वो अपने उनके अंदर ऐसी भावना हम नहीं देखते थे कि वो असफल मानती थी घर का काम। लेकिन अब जो नहीं, बात पूरी होने दीजिए। अब जो जैसे आपके या हमारे एज की महिलाएं हो रही हैं, लड़कियां हो रही, तो उनके अंदर ये भावना मैं देखता हूँ कि जैसे सब कुछ है, ठीक है, वो हाउसवाइफ है, लेकिन उन कहीं ना कहीं ये एक रहता है कि हम कोई जॉब में होते तो हम ज़्यादा सफल होते, अपने को कह सकते। ये क्या मानना चाहिए उनको? देखिए, यही मैं कह रही थी कि लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। नेगेटिविटी, अगर आप घर में हैं तो महिलाओं के अंदर ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, फिर वो अपने परिवार को ब्लेम करने लगते हैं कि मैं नहीं जा पाई, मुझे यहाँ से रिस्ट्रिक्शंस हुए। लेकिन ये सिर्फ सोच का गेम है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो ये आपकी कमी है कि आप ऐसा सोच रही हैं। आपको अपने आप से ही अपने आप को इतना पॉजिटिव और अच्छा रखना है कि आप अपने आप को, अगर अपने आप को सोचूं कि मैं सक्षम नहीं हूं तो मैं वाकई सक्षम नहीं रहूंगी। अगर मैं सोचती हूं कि मैं किसी कार्य को कर सकती हूं, मैं सक्षम हूं और मैं सफल महिला हूं, तो मैं घर पे रह के भी सफल हो सकती हूं, क्योंकि मैंने घर को भी इतना संभाल के रखा है। और ये सर आसान काम नहीं है घर। अच्छा, ये देखिए, आप भी गई होंगी बड़े शहरों में, मैं भी गया तो मैं देखता था उधर की गुरुग्राम वगैरह में या दिल्ली में कहीं भी जाओ तो जैसे वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, नए एज के हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, केयर नहीं कर पाते थे वो लोग, या केयर कर पाने की समस्या। हालांकि सब फैसिलिटी रहती है उनको, स्कूल बस से स्कूल आना जाना है, लेकिन जो प्रॉपरली उनका एक देखभाल, माँ की जो देखभाल होती है, उसकी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। क्या मानती हैं, प्रभाव पड़ता है बच्चों पे? सर, प्रभाव तो पड़ता है। यही रीज़न था कि मैंने अपने आप को कुछ साल तक रोक के रखा था। मेरे एंड से अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि एक एज होती है, एक स्टेज होती है जब बच्चों को अपने माँ की, खासकर अपने माँ की ज़रूरत होती है। तो उस स्टेज में अगर आप अपने बच्चों को, एक होता है ना ग्रोइंग एज में, आपने जो बीज में डाला, जो उसमें डाला, वो ग्रो करके आगे वही निकलता है। आपके बचपन में आपकी माँ के साथ आपको पूरा प्यार मिला? आपकी माँ जॉब करती थी या आपके साथ रहती थी? नहीं, मेरी मॉम उस समय मैं क्लास 5th में गई होंगी, उसके बाद से उन्होंने ये सब स्टार्ट किया था। वो फिर भी एक होता है ना कि उन्होंने जॉब करती थी? नहीं, सैलून उनका घर ही से था। सैलून उन्होंने घर से ही स्टार्टअप किया था। जब वो ट्रेनिंग में जाती थी तब था कि मुझे थोड़ा बहुत अकेले रहना पड़ता था, लेकिन मेरी दादी थी उस समय, तो एक होता है ना कि परिवार के साथ मिलके, तब तो आप देखेंगे जॉइंट फैमिली होती थी, परिवार पूरा साथ होता था। अब ये मुश्किल इस वजह से आती है क्योंकि अब लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक इस वजह से होता है कि बच्चे वो जो अपने आप को, एक होता है ना पीछे, या इमोशनल साइकोलॉजिकल या चिकित्सक जो बात करते हैं, या कि बच्चों का जो मन बड़ा कोमल होता है, निहारिका जी, तो आप अगर बच्चे अगर थोड़ा सा मान लीजिए छोटे हैं तो वो समझते नहीं, जब बड़े होने लगते हैं 7-8 साल 9 साल, अगर माँ बाप दोनों ऑफिस में प्रेशर रहता है काम का, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, अगर वो उनको प्यार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उन पे इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे ना, जब वो बच्चे यंग होते हैं ना तो कहते हैं आप तो मेरे साथ उस समय थे नहीं, जब मुझे ज़रूरत थी तब आपने सपोर्ट नहीं किया, अब मैं ऐसा हूँ तो आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये उनके अंदर ये भावना रहती है कि, क्योंकि होता क्या है ना, वो अकेला फील करते होंगे। जब उन्हें लगता होगा कि मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है, पेरेंट की ज़रूरत है, तो आपने किसी को भी वहाँ पे रखा हुआ है हायर पे, वो चीज़ पूरी नहीं कर। जो निहारिका जी आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, और तो जो हमारा पहले का कल्चर था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फिर से वही पुराने कल्चर में चले जाइए, ठीक है, तरक्की हो रही है, लेकिन क्या जो बच्चे अपने माँ बाप के प्यार से दूर हैं जॉब के लिए मेट्रो सिटीज़ में जो है, तो अब वो कल्चर धीरे धीरे बनारस में भी आ रहा है, लखनऊ तक आया हुआ है, तो क्या मानती हैं उसका, वो ठीक था आपके बचपन वाला या अभी वाला जो है, बदलना चाहिए उसको? मुझे तो मेरे बचपन वाला बहुत पसंद था। मुझे अभी के हिसाब से ये मुझे कल्चर पसंद नहीं आता कि आप महिलाएं फिर जॉब कैसे करेंगी, तरक्की कैसे होगी? दोनों चीज़ आ रही है ना। नहीं, तरक्की देखिए, तरक्की के मामले अगर ऐसा सोचूं तो मैं घर बैठी थी, मैं आपको बताऊं 4 साल मैं घर बैठी थी कि जब मुझे लगा कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत थी, और मैं तब भी अपने आप को सफल मानती थी। और आज भी उसके बाद आपके पास उम्र बची है सफल बनने के लिए, आपको कुछ साबित करने के लिए आपका एज फैक्टर नहीं मैटर करता है। देखिए, हर एक चीज़ की एक उम्र है। क्यों वोटिंग राइट्स 18 साल के बाद दी गई है? कुछ तो डिसाइड किया। आपने अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में क्यों नहीं भेजा? मैंने कहा मैं अपने बच्चों को अपने हिसाब से पालना चाहती हूँ, उनको एक शिक्षा वो देना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि बच्चों में ज़रूरी। देखिए, मैं बस अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ कि आपके घर अगर कोई आ रहा है और आप सक्षम है उसको मदद करने के लिए, तो आप उसे खाली हाथ ना भेजें। अगर बच्चों के अंदर परवरिश अच्छी डाली है आपने, और आप डिसीजन लेने का पावर आप उनके ऊपर। अच्छा, हम लोग जब आए गेट के बाहर आपके, तो एक आपकी छोटी वाली बेटी थी, वो मेरा पैर छुई, तो मुझे लगा कि ये माँ बाप ने सिखाया है, इतनी छोटी बच्ची मेरा पैर छुई,
तो ये बच्चों में अब बहुत कम यहाँ तो मैं देख रहा हूँ ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आप सिखाई तो आपकी बेटी ने पैर छुआ, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो वो बड़े होके माँ बाप को जानेंगे कि ये मेरे माँ बाप हैं। नहीं तो समस्याएं तो आ ही रही हैं, माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं। तो क्या मानती हैं, संस्कार ज़्यादा मायने हैं या फिर लाइफस्टाइल, पैसा? क्योंकि अब तो ज़्यादातर यंग पीढ़ी उधर ही जा रही है। सर संस्कार मायने, आप आज हमारे मोदी जी को देखिए, वो चुनाव जीतने के बाद सीधे अपनी माँ के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। अगर ये संस्कार उनकी माँ ने उनके अंदर नहीं डाले होते तो आज हमें ऐसा देश का प्रभावी प्रधानमंत्री हमारे पास नहीं होता। तो संस्कार मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, सक्सेस, अगर आपका बच्चा सक्सेस अगर आप मायने रख रहे हैं, वो आगे चल के आपको इज्जत न दे, आपको रिस्पेक्ट न दे, आपकी केयर न करें, तो वो पैसा, वो इज्जत उस समय लगता है कि यार मैंने इसको संस्कार ही सिखाए होते। कई जगह आप देखेंगे कि जो बच्चे बाहर चले गए हैं, जैसे एक ही माँ के 4 बच्चे हैं, 3 बाहर हैं, 1 घर पे है, गाँव पे है उनके साथ, तो वो मैटर करता है कि लास्ट में आपके साथ कौन है। जो गाँव पे बच्चा है, आपकी केयर कर रहा है, तो वो लाख गुना अच्छा है उस बच्चे से जो आपकी केयर नहीं कर पा रहा है। तो आप इतनी इमोशनल लग रही हैं बातों से, आप अंदर से बहुत भावुक हैं, तो ये भावनाएं आपके अंदर कैसे आई? मैंने अपनी माँ को देखा है, मतलब मेरी माँ ने संघर्ष करते हुए देखा, तब करते हुए भी देखा है और परिवार को एकजुट करते हुए भी देखा है। उन्होंने अपनी सासू माँ को, मतलब मुझे खाना देती थी, उसके साथ साथ मेरी दादी को, कि अगर दादी मना भी करें कि मैं बाद में खा लूँगी, नहीं, आप बच्चों के साथ खाएंगे, आप क्यों बाद में खाएंगे, आपको अभी खाना है। मेरी दादी अगर कुछ करने जाएँ, कपड़े फोल्ड करने, क्या सारे कपड़े माला के रख दे कि आप ये भी कर दीजिए, जब मैं कर रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो आपको करने की। आप देखिए एक सोशल वर्कर के तौर पे कार्य करती हैं, आज क्या समस्या? आज जैसे माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया, अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, पैसे के लिए, सुख सुविधाओं के लिए विदेश चले जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं। क्या उन बच्चों को ऐसा करना चाहिए? उनको ये नहीं सोचना चाहिए आपके हिसाब से कि 10-20 हज़ार कम कमाए, यहीं रहें? क्योंकि माँ बाप अकेले हो जाते हैं, अकेलेपन को आप समझ सकती हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, वो बच्चे, ना तो वो बच्चे खुश रहते हैं, ना वो माँ बाप खुश रहते हैं। बच्चों में वो होड़ लगी रहती है कि मैं कितना कमा लूँ, कितना कमा लूँ, ना उनकी वो होड़ कम होती है और ना उन्हें वो प्यार और स्नेह मिल पाता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, मीन्स जीते जी शांति मिले, क्योंकि वो सुकून नहीं है उनकी लाइफ में। तो बेहतर है कि आप जिस शहर में, अब तो हर शहर में आपको उद्योग के लिए हर एक अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जिस शहर में रहें, उस शहर में रह के, मैं तो कहूँगी कि रह के करें काम, तो और ज़्यादा अच्छा है। आपको तो शहर भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो देश बदलना तो बहुत दूर की बात है। आपके हिसाब से क्या परिवार या फैमिली हमारी ताकत होती है, या आपके हिसाब से उससे भी ज़्यादा वो होता है? क्या होता है? मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी बाहर जाने के लिए। मैंने कहा मैं नमक रोटी खा लूँगी, लेकिन परिवार के साथ अपने बनारस में रहूँगी, मुझे कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो सुकून यहाँ पे एक परिवार के बीच में और अपनों के बीच में रह के मिलता है, वो सुकून की अगर तलाश करूँगी तो वो लाखों रुपये बेकार हैं उसके सामने। मतलब आपका ये है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, अच्छे से फैमिली के साथ रहेंगे। तो ये सोच तो और लोगों में नहीं देखने को मिल रही। वो तो ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में चले जा रहे हैं, पुणे, बेंगलुरु, न्यूयॉर्क, कहाँ अपनी सोच है। अब किसी को सोच को हम अगर आज मेरा वीडियो देख करके कुछ महिलाएं भी प्रभावित हो जाएं कि वो अपने घर परिवार और अपने शहर को ना छोड़ के अपने शहर में रहना पसंद करें, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। बाकी तो अपनी अपनी सोच की बात होती है। और आपका कोई ऐसी जो आप शेयर करना चाहती हैं इस इंटरव्यू के दौरान महिलाओं के लिए, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई आप अपनी चीज़ तो कर सकती हैं? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि शादी होने के बाद कैरियर ख़त्म। लोगों को ज़्यादातर ये लगता है कि शादी अभी नहीं करेंगे, लोग 25-30 साल में जा करके शादियाँ कर रहे हैं कि पहले कैरियर कंप्लीट कर लूँ। तो मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी यहाँ पे जो ननद है, उन्होंने आज तक जीन्स नहीं पहना था। मैं मिनी स्कर्ट से इस घर पे आई, मैं मिनी स्कर्ट पहनती थी, उस घर पे आई, लेकिन जिस घर में लोग जीन्स तक नहीं पहनते थे, वहाँ पे मेरे स्वभाव के लिए ससुराल वालों ने मुझे अलाउ किया और मुझे ऐसे फील्ड में डाल दिया जहाँ पे लोगों के लिए नामुमकिन होता है, फैशन इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में। जिसे शादी के 5 साल 6 साल बाद मैंने मिनी स्कर्ट तक पहना, शॉर्ट्स तक पहना, तो ससुराल कभी रुकावट नहीं बनता है। अगर आपने अपना 100% दिया है उस परिवार के ऊपर, तो वो परिवार भी आपको देने को तैयार। मैं 21 साल की उम्र में आपकी आजकल तो लड़कियां 28-30 के 25 में बात करो तो नाराज होती हैं कि पापा अभी पढ़ना है, तो ये होता है चलो अच्छा 2 साल और पढ़ लो। तो 21 साल की उम्र में आपके फादर ने शादी की, अरेंज मैरिज मेरे ख्याल से, तो क्या आपको बुरा नहीं लगा, गुस्सा नहीं है कि मेरे अभी तो? मेरे अंदर बहुत बचपना था। मैं मम्मा को बोलती थी मुझे
मुझे घूमना है या पिक्चर देखने जाना है, शादी होगी तो चले जाए, मैं तो शादी ही कर दूँ मेरी, मैं शादी करके एंजॉय कर लूँगी अपनी लाइफ। मेरे ऐसे बहुत बड़े सपने नहीं थे कि मुझे लाइफ में ये चाहिए। मैं हाउसवाइफ रह के खुश रहना चाहती थी। इस फील्ड में तो मुझे इस ससुराल वालों ने डाला कि आप जाओ, आपके लिए अच्छा, और मैं अच्छा भी लग रहा है मुझे कि मैं कुछ महिलाओं के लिए प्रेरणादायक काम कर पा रही हूँ। अच्छा, कुछ हमारे क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। मान लीजिए अगर आप एक दिन के लिए सीएम बनती हैं तो क्या ऐसा करेंगी, किसके लिए कार्य करना चाहेंगी, क्या कार्य करना चाहेंगी जो आपकी नज़र में बहुत बुरा कार्य है? बुरा कार्य मतलब जो आप जिस बुराई को दूर करना चाहती हैं समाज से। मैं देखती हूँ ओल्ड एज पीपल को। मुझे ओल्ड एज और बचपन में जो छोटे बच्चे जो अनाथ टाइप के घूमते ना, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये होना चाहिए कि हर एक घर में, एक परिवार में एक बच्चा गोद लेना चाहिए। अगर हम वो सिस्टम चालू कर देना तो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे अनाथ इस धरती पे जो हैं वो उनको एक घर परिवार मिल जाएगा। आप एक ही बच्चा पैदा करो, एक बच्चे को गोद ले लो। मुझे ये बहुत, मतलब मैं खुद भी चाहती, मेरी 2 बेटियाँ, एक बच्चा मैं और गोद ले लूँ। तो अगर हो हर परिवार में ऐसा हो तो मुझे लगता है फेवरेट आपके जो फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस कभी कोई हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, ऐसा। फिर भी अगर एक्ट्रेस में जाऊंगी तो ऐश्वर्या राय मुझे अच्छी लगती है। क्या राय का कॉम्बिनेशन जोड़ लिया क्या? राय तो बाद में, मैं शादी के बाद राय हुई हूँ, बट ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन, अगर मैं जाऊँ बोल्डनेस पे जाऊँ तो मुझे सुष्मिता सेन, बीइंग अ हीरोइन तो मैं नहीं कहूँगी, बट बीइंग अ रोल मॉडल, जितना मैं उनको इंस्पायर करती, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चा उन्होंने भी 2 बेटियाँ उन्होंने भी ली है, अपने दम पे पाल रही है, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है उनके, काफ़ी इंस्पायरिंग है वो। सुष्मिता सेन। ऐश्वर्या राय सुंदर लगती है, अच्छी लगती हैं, बट अगर मैं इंस्पायरिंग रोल मॉडल के रूप में लूँगी तो सुष्मिता सेन। चलिए, ये थी हमारे साथ निहारिका राय, वाराणसी की फैशन फील्ड से जुड़ी हुई हैं, पूर्व मिसेज वाराणसी रही हैं, सुपर मॉम पूर्वांचल भी रही हैं, तमाम पदों पर रही हैं, हॉकी वाराणसी की वाइस प्रेसिडेंट है मौजूदा समय में, नगर निगम वाराणसी की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के मुद्दे पर बातचीत हुई। मैम ने हमसे काफ़ी अच्छे से बातचीत की। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।